नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ अपडेट। जब जब मौसम बदलता है, कहते हैं कि मौसम बदलता है, नई ऋतुएं आती है, नए तरीके से अन्न और धान आता है, लोगों में एक अलग सी उमंग होती है। परंतु कहीं ना कहीं मौसम बदलता है और बीमारियां भी लेकर आता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो एलर्जी से होती है या अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचती हैं। आज उसी पे खास बात करने के लिए हमारे साथ एसएमएस हॉस्पिटल से जनरल फिजिशियन डॉक्टर अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्ते सर। मौसम बदलता है, मौसम के साथ साथ बीमारियां भी आती हैं, क्या उस पर क्या बताना चाहेंगे? जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन है, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिस ढंग से आपने सीजनल डिजीज़ के बारे में, एक मौसम में परिवर्तन के साथ साथ शरीर पर क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरीके से मौसम का प्रभाव जो है हर उम्र, हर बच्चे, बुज़ुर्ग और हमारी जो पीढ़ियां हैं, यंग पेशेंट हों, उनके ऊपर किस तरह का असर होता है, उसके बारे में आज आपके माध्यम से दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। आमतौर पर अभी आप देखेंगे कि वर्तमान के अंदर पूरे प्रदेश और देश के अंदर एक बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में जो चीज़ें देखने को मिलती है उसमें ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं, चाहे किसी भी हॉस्पिटल के डेटा का हम एनालिसिस करते हैं, तो वो चाहे ओपीडी हो चाहे आईपीडी हो, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के, सांस की बीमारियों के, सर्दी जुकाम खांसी के, और साथ में क्योंकि मौसम में बदलाव के साथ साथ लोगों का खान पान भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनहाइजीनिक इस मौसम के अंदर होता है, तो उस चीज़ को देखते हुए पेट की बीमारियां भी आमतौर पर हमें देखने को मिल रही है। मुख्यतया जो अभी फ़िलहाल हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कि सीजनल डिजीज़ जो मौसम परिवर्तन के साथ साथ किस तरीके से बॉडी की इम्यूनिटी के अफेक्ट होने के साथ साथ क्या क्या शरीर के अंदर आती है, उसके बारे में आपके माध्यम से आज दर्शकों से को एक जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे। बदलता है मौसम, जैसे अभी बारिश का मौसम चालू हो गया है, पानी की भी दिक्कत है, पानी भी चेंजेस हो रहा है, पानी में भी चेंज आ जाते हैं, तो आपको लगता है पानी से भी बहुत सारी बीमारियां बदलती? आमतौर पर जिस ढंग से पानी शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वो हम एक जिसे कहते हैं कि ओरल कैविटी के माध्यम से, मुंह के जरिए हम कहते हैं कि शरीर में जाता है। अब वही पानी जो है घर के अंदर हर तरीके से यूज़ होता है, खाने में भी यूज़ होता है, आपके पीने के अंदर भी यूज़ हो रहा है। तो जब पानी की क्वालिटी या उसकी शुद्धता कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, तो वो पेट के अंदर कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करती है। आमतौर पर अभी जो सीजनल डिजीज़ के अंदर जो हमें पेट की जो बीमारियां देखने को मिल रही है, उसके अंदर गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक अपने आप में बहुत बड़ी, जिसे हम साधारण भाषा के अंदर उल्टी दस्त की बीमारी कहते हैं। साथ ही इसके पैरेलल जो दूसरी बीमारी हमें देखने को मिल रही है वो लीवर से संबंधित है, जिसके कि हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। उसमें आप देखते हैं कि इनिशियली शुरुआत के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर बुखार, सर्दी लग के आ रहा है, साथ में उल्टियाँ हो रही है, दस्त हो रही है, और आँखों में कहीं न कहीं पीलापन आ रहा है, पेशाब के अंदर पीलापन आ रहा है। तो ये चीज़ें सारी की सारी वाटर बोर्न और फूड बोर्न डिजीज़ की कैटेगरी में आती है। तो पानी अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है, और इसकी शुद्धता और उससे भी ज़्यादा महत्व रखती है स्वस्थ रहने के लिए। हम्म। उसके साथ साथ इस समय जो है वो फूड की हैबिट्स भी लोगों की बदल जाती है। लोगों को चटपटा चाहिए, पकौड़ी खाना है, ये खाना है, बाज़ार में आराम से जाके तला गुला खाना है, क्योंकि मौसम परिवर्तित होता है, सबको बड़ा अच्छा लगता है। परंतु इन सब से भी आपको लगता है कि पेट को प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल। जो चीज़ें अभी इस सीज़न के अंदर ग्रो करती है वो कई तरह के बैक्टीरियाज़ होते हैं। आम तौर पर अपन जैसे ही कोई बाज़ार की तरफ आपका मूवमेंट होता है, तो डेफ़िनेटली कई तरह की चीज़ें होती हैं जिनको देखकर हमें चाहे वो पकौड़ी हो, चाहे कचौरी हो, चाहे समोसे हो, चाहे और किसी तरह का फूड ऐसा हो जो कि सीज़न के साथ साथ थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें जब अगर अनहाइजीनिक हम कहीं इनटेक करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें पेट के अंदर जाके पेट से संबंधित बीमारियों का एक तरह से सोर्स बनता है। तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो आपकी आंतों के अंदर जाते हैं, और उनका नंबर ऑफ परसेंटेज जो है बढ़ता है। जनरली ये देखा गया है कि अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी ठीक है, आपके गट बैक्टीरिया, आजकल एक कंसेप्ट और साइंस के अंदर नया डेवलप हुआ है कि एक माइंड तो आपका रूटीन में जो भगवान ने दे रखा है वो है ही है, गट को भी हम कहीं ना कहीं माइंड के साथ जोड़ रहे हैं।
जिसके अंदर अगर आपके गट बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ जो कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी के लिए बहुत नेसेसरी है, उनका अगर स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं अगर कम होती है तो आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। आमतौर पर हम फूड हैबिट्स की अगर बात करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट क्यों हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो हमारी फूड हैबिट से निकल के आई है, और उसके अंदर जितना भी हम गर्म पदार्थों का सेवन करते हैं या ऐसी चीज़ें सेवन करते हैं जिनसे गट बैक्टीरिया को कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है या उनकी संख्या में कमी आ रही है, तो वो हमारी इम्यूनिटी को कम करती है। तो आइडियली आपके माध्यम से मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमें उन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जिससे हम हमारे गट के बैक्टीरिया को बढ़ा सकें। आप देखेंगे कि एक रूटीन हैबिट है कि हर परिवार के अंदर सुबह होते ही हम सुबह से ही गर्म पदार्थों का सेवन है, चाय है, कॉफ़ी है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि गट बैक्टीरिया को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। अच्छा। सिमिलरली हम बात करते हैं कि जो थोड़ा सा एडिक्शन की बात करते हैं, चाहे यंग जनरेशन हो, उसमें कहीं ना कहीं स्मोकिंग की हैबिट्स हो रही है, अल्कोहल के इंटेक की हैबिट हो रही है, ये चीज़ें भी गट बैक्टीरिया को अफेक्ट करती है। तो जब आपका गट बैक्टीरिया जो कि एक तरह से एक सिम्बायोटिक का काम करता है बॉडी के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, तो वो आपका वीक होता जा रहा है, तो बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर थोड़ी सी भी कहीं इम्यूनिटी में वीकनेस आती है तो बाहर का जो एक बैक्टीरिया वो तुरंत आपकी बॉडी पर अफेक्ट करके, अटैक करके आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन देने की कोशिश करेगा। तो फूड्स एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है। आपने एक वर्ड बोला अभी कि माइंड से गट को जोड़ा गया। जी, ये अक्सर देखा गया है कि जब जब आदमी स्ट्रेस में रहा या ज़्यादा सोचने में रहा या ज़्यादा मतलब एक नॉर्मल, अगर एथिक्स पे बात करें, नॉर्मल अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करें, अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपका पेट कहीं ना कहीं उस पर इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल। तो ये तो बॉडी से जुड़ा हुआ ही है, मतलब एक तरीके से देखा जाए कि आपके दिमाग से गट की जो जुड़ाव है वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल। आप स्ट्रेस की बात करते हैं, हम एक आम जो पब्लिक में आप देखेंगे कि हर पीढ़ी, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे बुजुर्ग हो, या किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए और किसी चीज़ की बात कर लीजिए, हर आदमी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकल रहा है। स्ट्रेस का मतलब सिंपल है कि आप किसी न किसी तरह से बॉडी पर एक पैनिक कंडीशन उत्पन्न कर रहे हैं। जब पैनिक कंडीशन हम उत्पन्न करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसमें, चाहे वेगस नर्व की बात कर लीजिए, चाहे सिंपैथेटिक एक्टिवेशंस की बात कर लीजिए, जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, एक सिंपल एग्जांपल यंग जनरेशन का देते हैं हम आज की तारीख में। एक कंपटीशन का माहौल है, हर बच्चा एग्ज़ाम से पहले एक बहुत बड़ी पैनिक स्टेज में होता है जब तक कि उसका पेपर नहीं हो जाता, और वो पेपर अच्छा हो जाता तो उसकी फीलिंग एक अलग चेहरे से नज़र आती है। जब वो पेपर जब तक नहीं होता तो तब तक उसका सिंपैथेटिक सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम इतना पैनिक स्टेज में रहता है कि कई बच्चे हमारे पास आते हैं जो सांस में तकलीफ़ लेके आते हैं। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सेंटर्स ब्रेन के इतने एक्टिवेट हो जाते हैं कि उनको कोई बैकग्राउंड के अंदर कोई अस्थमा या कोई दमा या कोई ऐसी एलर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सांस तेज चल रहा है, तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन है। और जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। जब आपका लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है तो आपके गट के अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो सीक्रेशंस, पेनक्रेटिक एंजाइम्स निकल रहे हैं, तो वो इंटेक फूड का नहीं है तो उनका कंजम्पशन नहीं होता, और ये सारी चीज़ें फिर पेट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। अल्सरेशन हो जाता है, जब आप फूड का इंटेक नहीं करेंगे वहाँ गैसियस फॉर्मेशन हो जाएगा और आपको एक कॉन्स्टिपेशन के साथ में पेट की और कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो स्ट्रेस और पेट का एक ज़बरदस्त कोरिलेशन। ज़्यादा लंबी देर तक बैठना भी, जैसे बच्चे बहुत देर तक बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो भी उनके लिए, वो भी एक तरह से लॉन्ग जो सिटिंग है वो अपने आप में भी एक तरह से, क्योंकि गट मोटिलिटी को अफेक्ट कर रही है। गट का मूवमेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि साहब आप खड़े होकर अब आप हर आधे घंटे, 1 घंटे थोड़ा सा मूवमेंट रखना चाहिए, जिससे आपका पूरा जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो मेंटेन रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी, इस समय में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा
गले को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान है। जब वेदर चेंज होता है, थ्रोट इन्फेक्शन, नोज़ को लेकर भी बहुत सारे लोगों को इचिंग होना और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती, वो क्या विशेष रूप से? अभी जिस ढंग से मौसम परिवर्तन होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी का एलिमेंट आता है। ह्यूमिडिटी के साथ में आप देखेंगे कि कई तरह के डस्ट पार्टिकल्स जो कभी एनवायरनमेंट में किसी हायर लेवल पे होते हैं, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स एक नॉर्मली लोअर साइड में आ जाते हैं। जब ऐसे पार्टिकल्स और जो पेशेंट जिनको कि एलर्जिक राइनाइटिस है या अस्थमा है या स्किन की और कोई ऐसी डिजीज़ है, तो उन पेशेंट्स के अंदर नेज़ल इरिटेशन हो जाना, गले के अंदर खराश हो जाना, ऐसी कंडीशन में अगर आपने कोई पसीने के अंदर पानी पी लेते हैं तो खराश के साथ साथ थोड़े दिन में उसको 2 से 3 दिन के अंदर बुखार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको ये इंडिकेट कर रही है कि आप इस जो वातावरण है उसके अंदर कहीं न कहीं कोई चीज़ें जो सावधानी के साथ यूज़ करनी चाहिए, ठंडा पानी, फ्रीज़ का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये कहीं न कहीं आपकी जो बॉडी को है अफ़ेक्ट कर रही है। तो ऐसी चीज़ों और ऐसे मौसम के अंदर हमें खाने-पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर हम कहीं न कहीं बैकग्राउंड में एलर्जी के पेशेंट्स हैं, चाहे आपके नेज़ल एलर्जी हो, चाहे अस्थमा हो, तो पेय पदार्थों के साथ-साथ खाने-पीने का विशेष ध्यान रखते हुए अपनी मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए। साइनस भी बहुत बड़ा रोल है। साइनस अपने आप में एक तरह से जिससे कहते हैं कि छींकें आना, ये भी एक तरह से डस्ट एलर्जी का पार्ट है। और ऐसे मौसम के अंदर क्योंकि डस्ट के सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि आंधी और बरसात एक अपने आप में इस सीज़न के अंदर रहती हैं, तो नेज़ल एलर्जी के बहुत सारे cases लोग जब बारिश में गीले हो जाते हैं, मान लीजिए गीले हो गए और उसके बाद में दूसरे दिन, उस दिन उनको लगता है कि बॉडी में जकड़न हो गई है, दूसरे दिन उनको बुखार भी आ जाता है। ये सब भी कहीं इम्यूनिटी का पार्ट है कि बॉडी को लेके कहीं ऐसे अलग से कुछ ऐसा लगता है? ये बॉडी की इम्यूनिटी से तो जुड़ी हुई चीज़ है सारी की सारी, लेकिन ये कहीं न कहीं आपके लेवल पर भी एक तरह से जिसे कहना चाहिए कि एक असावधानी कहीं न कहीं बरती जा रही है। मुझे पता है कि मुझे अस्थमा है और जब मौसम परिवर्तन होगा तो मुझे क्या-क्या सावधानी रखनी है, वो जब तक मेरी नॉलेज में नहीं होगी तो मैं उन चीज़ों को एक तरह से अडॉप्ट नहीं करूँगा। जब आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं आपसे असावधानी होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इम्यूनिटी वीक है, आप ज़्यादा बीमार रहेंगे। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी हैबिट्स में पंक्चुअल हैं, मेडिसिन टाइम से ले रहे हैं, आप अपनी रूटीन लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से कितनी भी एलर्जी होते हुए एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। संतुलित आहार बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आप एज ए फिजिशियन, आप क्योंकि आप पहली सीढ़ी हैं किसी भी बीमारी तक जी, पहुंचने जी, की, जी, जी। तो लोगों को एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि जब एक फिजिशियन से वो मिलते हैं तो उनको लगता है कि ये, मान लीजिए कि किसी भी तरीके से बुखार है, बुखार की बात है, तो एक नॉर्मल जो फिजिशियन है वो सबसे पहले उस बुखार को देखने के पीछे क्या क्या रास्ते हो सकते हैं कि वो किस तरीके से उसको एग्जामिन करता है? ये डिपेंड करता है कि वातावरण के अंदर अभी किस तरह का इन्फेक्शन चल रहा है। आप देखेंगे कि जैसे अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, बरसात के बाद जो है, अभी बरसात के सीज़न में जो बुखार के मुख्यतः कारण निकल के आते हैं वो गले का इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम खांसी है। जैसे ही बरसात ख़त्म होती है आप दूसरे फेज़ में एंटर कर जाते हैं। दूसरा फेज़ का मतलब ये होगा कि बरसात के बाद मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ेज़ आ जाती है। सर्दी लग के बुखार आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि मलेरिया है। सर्दी लग के बुखार के मतलब और भी हो सकता है। सर्दी लग के बुखार आने का कारण मलेरिया एक नंबर पे आमतौर पर हमारे दिमाग में पहला रीज़न आता है। दूसरा हमें उसको डेंगू के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा हमें यूरिन के इन्फेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। चौथा हमें वायरल हेपेटाइटिस के बारे में सोचना चाहिए। तो जहाँ एनवायरनमेंट के साथ साथ जो सीजनल ट्रेंड ऑफ डिजीज़ेज़ है वो अगर आपकी नॉलेज में है तो आप उस फीवर का रीज़न हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अभी मान लो कोई बुखार आ रही है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि गले में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। गले का इन्फेक्शन अगर थोड़ा सा असावधानी से एक्सटेंड करता है तो वही निमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक मेन रीज़न रहता है। और वही बुखार अगर कुछ ऐसे बरसात के बाद या मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ के सीज़न में आता है तो हमें डेंगू, मलेरिया और अदर जो सीजनल डिजीज़ हैं, स्क्रब टाइफस वगैरह, चिकनगुनिया वगैरह, इनके बारे में हमें सोचना पड़ता है।
तो एज ए फिजिशियन फीवर के जो मुख्यतः रीज़न हैं उनके अंदर हमारे ये मुख्यतः कारण रहते हैं जो हमें आइडेंटिफाई अभी इस मौसम में जैसे गर्मी का जैसे ही वेदर चेंज होके ये मौसम आता है और उसके बाद जो बाद वाला मौसम जब हल्का सा ठंड का मौसम भी आता है, परंतु ये जो बीच का मौसम, इसमें लोग अक्सर बोन्स में दर्द की, घुटनों में या अपने जोड़ों में दर्द की शिकायत ज़्यादा महसूस करते हैं और लोगों को बुखार भी नहीं होता है, जोड़ों के दर्द होता है और वो कुछ ज़्यादा कभी कभी पैनिक भी होता है। ये क्या रीज़न है? ये जैसे ही कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बुखार के साथ में एक तो मसल पेन आ जाता है, मसल पेन के साथ में जॉइंट पेन जिसे हम कॉमनली आर्थ्रेल्जिया बोलते हैं कि भाई एक सिंपल आर्थ्रेल्जिया या जॉइंट पेन आ रहा है, तो ये एक वायरल एपिसोड का ही एक लक्षण हम इसे कहते हैं। और आमतौर पर ये मेन कंप्लेन होती है पेशेंट्स की कि साहब ये पिछले 2 दिन से मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। इनिशियली आप देखेंगे कि जो वायरल फीवर का प्रेजेंटेशन है उसमें जॉइंट पेन से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद मसल पेन और 24 घंटे बाद उसको फीवर आने लग जाता है। तो ये एक तरह से सिम्टोमेटोलॉजी है वायरल इन्फेक्शन की और ये अर्ली साइंस होते हैं जिसके अंदर जोड़ों में दर्द, मसल पेन और हल्का बुखार आ रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आप इन्फेक्ट हुए। अब वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल है वायरल है वो एक जांच का बात है। दूसरा एक चीज़ है कि आजकल लोगों की एक नॉर्मल सी आदत हो गई है कि अब लोगों को हल्का सा बुखार हुआ, सर दर्द हुआ, मेडिकल स्टोर पे गए, मेडिकल स्टोर वाला अपने आप को डॉक्टर समझता है, वो भी 2 दवाई दे देता निकाल के, सब ले लेना कल तक ठीक हो जाएगा। ये कितना हार्मफुल है? आइडियली सेल्फ मेडिकेशन एज ए डॉक्टर मैं अवॉइड करने या मैं कहूँगा कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन एक अवेलेबिलिटी ऑफ यूँ कह लीजिए कि मेडिकल फैसिलिटी कहीं नहीं है और हमारे जो फार्मासिस्ट जो डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन किसी भी पेशेंट्स को, वो अगर टेक्निकली वेल एजुकेटेड हैं तो वो भी डिस्पेंस कर सकते हैं क्योंकि बेसिक नॉलेज वेल एजुकेटेड का तो है नहीं ना सर, आज की डेट में तो फार्मा का रजिस्ट्रेशन वैसे भी खरीदा जाता है, कोई भी खरीद चालू कर देते हैं। हमारे एक सिस्टम का लेकिन मैं कहूँगा कि जिसके अंदर ये चीज़ें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, ये एक तरह से इनडायरेक्टली एक तरह से लीगली भी सही नहीं है और दूसरा हम किसी के स्वास्थ्य के साथ एक तरह से अपराध भी कर रहे हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन हमें अवॉइड करना चाहिए। आप किसी न किसी स्तर पर चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें क्योंकि कई आज के फूड हैबिट्स की बात कर लीजिए या यूँ कहिए कि इम्यूनिटी या जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं, पर्टिकुलरली जितने भी हमारे ड्रग्स हैं उनके साथ एपिसोड्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एंटीबायोटिक से एलर्जी खूब आ रही है। कई पेशेंट्स हमारे पास एलर्जी ओपीडी के अंदर आते हैं जिसके अंदर पैरासीटामोल भी रिएक्शन कर गई, डाइक्लोफेनिक भी रिएक्शन कर गई, सिंपल एनाल्जेसिक्स भी रिएक्शंस कर जाते हैं और वो रिएक्शन होने के बाद में उनके लिए एक बहुत बड़ा पैनिक स्टेज आ जाता है कि जिसमें कई पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। तो सेल्फ मेडिकेशन जब तक रिएक्शन नहीं है आप कंफर्ट जोन में, और जिस दिन आपको एक टैबलेट भी रिएक्शन कर जाती है तो वो आपको तुरंत एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में पहुंचा सकती है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और एंटीबायोटिक्स को भी इतना फ्रिक्वेंटली बिना चिकित्सक की राय के नहीं लेना चाहिए। क्यों कि इसकी सबसे बड़ा रीज़न है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अब काफ़ी बड़ी एक तरह से मात्रा में एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है और उसका रीज़न भी यही है कि सेल्फ मेडिकेशंस है। आमतौर पर गले के इन्फेक्शन के लिए आप देखेंगे कि कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है, लेमेन भी एजिथ्रोमाइसिन यूज करता है, पैरासीटामोल हम यूज़ कर देते हैं, साथ ही दूसरी उल्टी चाहे एंटासिड हो, कोई भी मेडिसिन। आजकल डोलो तो वो वैसे हो गया जैसे कोई टॉफी खा रहे हैं। कॉमन नेम हो गया जिसके अंदर डोलो 650 या पैरासीटामोल या पेंटाप्रोजोल या डोमपेरिडोम, ये ऐसे कॉमन सॉल्ट हो गए जो कि लोग बाग आमतौर पर यूज़ करते हैं। ये मतलब ये पता नहीं क्यों। अच्छा, एंटीबायोटिक भी आज की डेट में हर किसी को कोई सूट नहीं कर रहा, सूट नहीं कर रहा। ये भी एक सबसे बड़ी बात। एक छोटा सा किस्सा था, पिछले दिनों में मैंने देखा, मेरे एक मित्र हैं, उनकी मदर को बुखार हुआ, बुखार बढ़ता चला गया, फिर उनके वो कल्चर और ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने खा लिए कि वो जब खा रहे थे तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया था उनको खा के और बढ़ते जा रहे थे। तो वो ये एक सबसे बड़ी बात है और शायद ये आम एक लेमैन को पता नहीं होता शायद।
वो लेने के बाद फिर गट पे आती है सर। इसमें भी यही चीज़ है कि जहाँ हम इनिशियली बात कर रहे थे कि गट के बैक्टीरिया को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके अंदर एक राइडर हमारा फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स भी है। अब वो एंटीबायोटिक्स जो है आपको कहीं ना कहीं हो सकता है रिलीफ दे रही हो, लेकिन वो पेट के अंदर जाके किसी दूसरे को नुकसान भी कर रही है। तो वो आपके खुद के साथी हैं, आपकी खुद के एक तरह से सपोर्टिव, एक तरह से फ्रीडम फाइटर कह लो या सेना कह लो, जो बॉडी को कहीं ना कहीं सेफ निकाल के आपको इन्फेक्शन से बचाती है, वो चीज़ें कम होती चली जाती है। तो कॉन्शियसली यूज़ करें और थोड़ा सा डॉक्टर्स की सलाह से यूज़ करें। एंटीबायोटिक एक कोर्स माना जाता है। एंटीबायोटिक जो आप जनरल फिजिशियन की अगर टर्म में देखा जाए तो एक कोर्स लिया जाता है कि एंटीबायोटिक का 5 दिन का 7 दिन का जो भी आपका कोर्स, तो वो वाकई में उतने ही दिनों के कोर्स को बस लेके बंद कर देना और उसके बाद में फिर जो भी डॉक्टर्स की राय हो उससे जाना चाहिए। लोगों की आदत है कि सब डॉक्टर साहब ने पिछली बार लिखी थी इसको वापस 2 दिन और एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये भी हार्मफुल हो जाता है। ये भी एक तरह से आप देखेंगे कि आइडियल जो एक थेरेपी हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अंदर 3 डेज़ 5 डेज़ 7 डेज़ का एक होता है जो कि ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं। जहाँ पर इन्फेक्शन की एविडेंस ये शो करती है कि इन्फेक्शन शरीर में काफ़ी बड़ी मात्रा में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स का ड्यूरेशन ऑफ कोर्स बढ़ जाता है। जो एंटीबायोटिक्स इनिशियली आपको माइल्ड इन्फेक्शन में 3 दिन में बिल्कुल ठीक कर देती है, उसको 5 दिन लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ मॉडरेट इन्फेक्शन है वहाँ हम 5 to 7 डेज़ तक देते हैं। साथ ही क्लिनिकली अगर हम मॉनिटर करें पेशेंट्स को तो उसका इम्प्रूवमेंट भी हम ग्रेजुअली एसेस करके एंटीबायोटिक के ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। कई पेशेंट ड्रास्टिकली रेस्पॉन्ड करते हैं, जहां हम सोचते हैं कि ये पेशेंट 5 डेज़ का कोर्स तो लेगा ही लेगा, लेकिन वो ड्रास्टिक रिजल्ट से हमें कई बार एंटीबायोटिक्स को प्रायर भी बंद करना पड़ता है। तो वो भी एक तरह से पेशेंट के लिए फायदे के लिए सेफ है। तो ये एक चीज़ और भी है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लोगों का एक मानना है आप भागती दौड़ती ज़िंदगी में सुबह से निकलता है इंसान, शाम को पहुंचता है, सर दर्द हुआ एक सेरिडोन ली खा लिया, बाकी और कुछ हुआ, बाद में मालूम चलता है कि वही सेरिडोन उसके लिए बहुत दिक्कत हो गई, लीवर पे इफ़ेक्ट कर गई, उसकी किडनी पे इफ़ेक्ट कर गई और भी चीज़ों पे इफ़ेक्ट कर गई। तो क्या आपको लगता है कि एक आम आदमी को अपनी स्वास्थ्य की जांचें हर 6 महीने या 1 साल में करा लेनी चाहिए? आइडियली जो बॉडी का ट्रेंड है वो जहाँ तक मैं समझता हूँ, और प्लस जहाँ तक हमारा एक रूटीन एक सिस्टम है उसके अंदर हमें ये नॉलेज रहनी चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। आज की तारीख में कई डिजीजेज ऐसी हो गई जिनको जिस दिन हमने ब्लड का टेस्ट कराया वो उस दिन आइडेंटिफाई होती है, अदरवाइज न कोई उनका सिम्टम आ रहा है न कोई आपको ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि मेरे शरीर में ये चीज़ चल रही है। आज एक सिंपल एग्जांपल डायबिटीज़ का ले लीजिए, सिंपल एग्जांपल आप ब्लड प्रेशर का ले लीजिए। कई बार ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, 200 ब्लड प्रेशर जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ इसलिए नहीं है कि वो बॉडी जो है वो 200 बीपी पर एडजस्ट हो चुकी है। अच्छा, जिस दिन हम उस बीपी को नॉर्मल साइड में लाएंगे तो वो बॉडी के अडेप्टेशन नहीं है लोअर बीपी पर। तो जिस दिन बॉडी का बीपी हम 200 से 130, 120, 140 के आसपास लाएंगे, बॉडी डिस्कम्फर्ट में आएगी। उसको 2 दिन 4 दिन डिस्कम्फर्ट रह सकता है, लेकिन जैसे ही हम एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करेंगे बीपी नीचे आएगा, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन वो 200 बीपी जो बिना सिम्टम का है वो उसको सडनली कभी भी कार्डियक अरेस्ट से लेकर सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, लकवे की शिकायत, पैरालिसिस, उसकी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया फिर भी चांसेस रहते हैं। तो वो एक अडेप्टेशन का एक लेवल हो सकता है जो कभी ना कभी एक तरह से ब्लास्ट के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं। ऐसे ही शुगर है, 300 चल रही है, 400 चल रही है, हमें बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं है क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसा सिम्टम नहीं आ रहा। आजकल मुख्यतः जो डायबिटीज़ का पहला लक्षण जो देखने को मिल रहा है वो वेट लॉस। जहाँ 300-400 आ रही है तो थोड़े दिन के अंदर वो वेट लॉस महसूस करने लगता है तो पेशेंट, और इवन आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा डे टू डे लाइफ में हमें ऑब्जर्वेशन में भी आता है कि किसी का वेट लॉस हो रहा तो हम ये जनरली पूछ लेते हैं कि भाई शुगर तो नहीं होगी तुम्हें। तो एक तरह से डायबिटीज़ भी एक ऐसी बीमारी होगी जिसका कि कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं है। ऐसे ही साइलेंटली आपके पेट के अंदर कोई लिम्फ नोड चल रही है, कोई ऐसी गांठ चल रही है जिसने आपको कभी कोई तकलीफ दी नहीं, और जिस दिन आपने स्क्रीनिंग के रूप में एक सोनोग्राफी कराई उस दिन ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई कि एक बहुत बड़ा लंप आपके इंटेस्टाइन में या लीवर में या किडनी में पड़ा है, तो वो एक तरह से
पैनिक स्टेज में होता है। तो हम ये चाहेंगे कि एक तरह से सिस्टमेटिकली इन चीज़ों को स्क्रीन कर लेना चाहिए, और साल में एक बार रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसके अंदर हमारे सारे तो ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं, ईसीजी, एक्सरे, सोनोग्राफी, ये एक स्क्रीनिंग हमें साल के अंदर अबाउ 40 कर लेना चाहिए। और जिस ढंग से कोविड ने लाइफस्टाइल को बदला है, उससे आपने देखा होगा कि यंग डेथ्स काफ़ी हुई है, और इवन डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर तो ऐसे कई एग्जांपल्स देखने को मिले कि खेलते खेलते लोग बाग, कोई 40 का है, कोई 30 का है, कोई 35 का है, डेथ हुई है। तो ये हमें और अवेयर कर देता है कि हम थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहें। कोविड की बात की, कोविड को तो आपने बहुत करीब से देखा जी, है, RUHS जब आप संभाल रहे थे तब, जी। और मेरे ख्याल से वो सबसे बहुत क्रूशियल और पैनिक टाइम था, बहुत पैनिक टाइम था। और मेरी जब भी आपसे फ़ोन पे बात होती थी, आप कहते हैं मैं भी हॉस्पिटल रात को 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे। वो जो समय था, वो समय तो चलिए किसी न किसी तरीके से लोगों के लिए कभी इज़ अ ब्लैक पेज, एक तरीके से ब्लैक पेज है ना, यही मान सकते हैं। अभी वापस कोविड फिर वापस दस्तक दी है कोविड। जी। तो क्या आपको लगता है ये कोविड वैसा ही है या थोड़ा सा कम है, कैसे? जो फेज़ उस समय था कोविड का, क्योंकि उस समय एक तरह से पूरी वर्ल्ड की सोसाइटी के लिए कोविड अपने आप में एक नया वायरस था, जिसके बारे में किसी तरह की कोई ऐसी साइंटिफिक नॉलेज या रिसर्च नहीं थी अवेलेबल। जैसे जैसे कोविड ने पूरे वर्ल्ड वाइड अपना एक तरह से फैलना चालू किया, तो इतना फियर था कि आपने देखा होगा कि पब्लिक हर तरीके से परेशान होने लगी। धीरे धीरे उसके बारे में रिसर्च हुई, जानकारी हुई, वैक्सीन आया, थोड़ा सा हमारा कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो जो आज का कोविड है वो पुराने कोविड की तुलना में काफ़ी माइल्ड स्टेज में है। साथ ही जिस ढंग से उस कोविड ने लंग्स को टारगेट करते हुए निमोनिया का और जो एक तरह से तांडव रूप अपना दिखाया था, वो इस स्ट्रेन में, क्योंकि ये वायरस होते हैं और वायरस के अंदर म्यूटेशन बहुत कॉमन है। तो म्यूटेशन जब होता है तो जो वायरल स्ट्रेन जो किसी स्टेज में काफ़ी ज़्यादा सीवियर रहा है, और अभी का जो वायरल जो स्ट्रेन है वो इतना ज़्यादा म्यूटेशन के साथ में सीवियरिटी नहीं है। ये वाला जो इन्फेक्शन है ये माइल्ड सर्दी जुकाम खांसी के रूप में ही देखने को मिल रहा है। साथ ही कुछ पेशेंट्स जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हैं, जिनके अंदर लंग्स की डिजीज़ है, जिनके अंदर कार्डिक है, जिनके अंदर कैंसर है, उन पेशेंट्स के अंदर थोड़ी मॉडरेट सीवियरिटी देखने को मिली है। लेकिन डायबिटीज़ वालों को भी? और डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लीवर वाले डिजीज़ है, उन पेशेंट्स के अंदर थोड़ी सी मॉडरेट सीवियरिटी है। लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू जो उस समय का कोविड का जो स्ट्रेन था उसके मुकाबले बहुत ही माइल्ड स्ट्रेन है। तो अभी ये नॉर्मल आपका जो मेडिसिन है ये उससे फिलहाल हम इसको नॉर्मल मेडिसिन जो जनरली हम सर्दी जुकाम खांसी में यूज़ करते हैं उसी से ठीक हो रहा है। रूटीन में थोड़ा सा जहाँ पॉजिटिव डॉक्यूमेंट हो जाता है वहाँ पर अभी भी हम थोड़ा सा मास्क का यूज़ कर रहे हैं। साथ ही उस समय जब कोविड आया था तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, ये 3 स्टेप्स हम जनरली फॉलो करते थे। अब क्योंकि इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, माइल्ड स्ट्रेन है, तो हम केवल एक मास्क का यूज़ कर सकते हैं। एहतियातन हम हमारा सैनिटाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 3 to 5 डेज़ के अंदर जैसे जुकाम आए वैसे ठीक हो जाता है। अच्छा, जिन्होंने कोविड का जो वो ले लिए थे, टीके ले लिए थे, क्या उनको भी रिपीट हो रहा है? जिनके अंदर कोविड का वैक्सीनेशन हो रखा है उनके अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, लेकिन वो क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं, प्लस स्ट्रेन जो आ रहा है वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है कि उस इम्यूनिटी को ब्रेक कर सके। तो डॉक्यूमेंट हुआ है, पॉजिटिव जिनके वैक्सीन लग चुका है उनके अंदर भी डॉक्यूमेंट हुआ है, और जो ऑलरेडी कभी कोविड के पेशेंट रहे हैं वो भी सर्दी जुकाम अगर कहीं है तो उनके अंदर भी अभी देखने को मिल रहा है। एक उलट चीज़ और जो लोगों से सुनने को मिल रही है, या मिथ मान लें या जो भी चाह मान लें, कि कोविड के जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन किया है या जो भी किया, लोगों को मानना है कि उनको उनके बॉडी में थक्का बन रहा है, या उनको हार्ट अटैक जल्दी आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स उनको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या और भी बहुत सारी डिजीज़। ऐसा है कि मिथ है? बेसिकली जो हमारी हायर अथॉरिटी है ICMR, उसने इस पर पूरा रिसर्च किया है, क्योंकि ये फैक्ट्स जो है सभी जगह से निकल के आया है कि कोविड का वैक्सीनेशन के बाद में कार्डिक एपिसोड्स बढ़ गए।
लेकिन साइंटिफिकली ICMR की रिसर्च में कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ें देखने को मिली थी कोविड इन्फेक्शन के टाइम में, उसमें ये क्लियर कट था कि माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हुए, जिसके अंदर जैसे ही कोविड का निमोनिया होता था तो एक तरह से साइटोकाइन स्ट्रोम जो था वो पूरी तरह से लंग्स को इन्वॉल्व कर लेता था, और वहाँ पर वो ARDS की पिक्चर बन जाती थी, जिसके अंदर पूरा तरह से लंग एक सॉलिडिफाइड स्टेज में चला जाता था। तो वहाँ न तो ऑक्सीजन जा रही है, तो एक तरह से पेशेंट तुरंत ही वेंटिलेटर पे आ जाती है। तो जो माइक्रोथ्रोम्बाई थे वो वहाँ डॉक्यूमेंट हुए, इसलिए जहाँ लंग्स के अंदर अगर ये है तो उस ब्लड के थ्रू वो किसी भी सिस्टम में जा सकते हैं। तो ये जो कार्डियक मतलब वो एपिसोड आपको लगता है कि उस टाइम में रह गए हों लोगों को, ऐसा उस समय जो इन्फेक्शन रहा है उसने बॉडी कैरी कर गया, वो कैरी कर गए, उन्होंने ओवरऑल बॉडी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया है। और आइडियली जो भी डेथ्स जैसे हुई है, या अभी रिसेंटली एक स्टडी और आई थी जिसके अंदर डेथ के बाद भी, कोविड से डेथ के बाद भी अगर बायोप्सी पोस्टमार्टम के अंदर करी गई तो उसके अंदर भी यही चीज़ डॉक्यूमेंट हुई, जिसके अंदर माइक्रोवेस्कुलर छोटे छोटे खून के थक्के लंग्स की ब्लड वेसल्स में इसमें देखने को मिले। तो ये एक ऑथेंटिक प्रूफ था कि कहीं ना कहीं इस वायरस ने जो है पूरे कोगुलेशन सिस्टम को अफेक्ट किया, और इमीडिएटली जो ब्लड के अंदर थक्का जमने की जो एक तरह से टेंडेंसी थी उसको एग्रीवेट किया, और जो साइटोकाइन स्ट्रोम था उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और ये जो एपिसोड्स हुए जिनके अंदर हम कहते हैं कि साहब कार्डियक अरेस्ट हुआ, इमीडिएटली अरेस्ट हुआ, ये मायोकार्डाइटिस एक तरह से सडन होती है। कई पेशेंट्स जिनकी डेथ हुई उनके रिसेंटली ये भी कुछ केसेस में देखने को मिला कि रिसेंटली उन्होंने सारे कार्डियक टेस्ट कराए, सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी सडन मायोकार्डाइटिस होकर उनकी डेथ हुई है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा मतलब अभी इसको क्लियर नहीं कह सकते अपन इसका अनएक्सप्लेन पार्ट। दूसरा एक चीज़ ये भी है कि एक वायरस जब किसी की बॉडी में आता है या आपके एनवायरनमेंट में आता है तो उसको ख़त्म होने में मेरे ख्याल से ख़त्म होता नहीं हो। जैसे मलेरिया है आज तक ख़त्म नहीं है, चिकनगुनिया आज तक ख़त्म नहीं हुआ। तो ये जो वायरस हैं ये तो मेरे ख्याल से जो आगे हैं वो परस्यू करते हैं। कोविड के बारे में भी यही चीज़ है कि फेजेज और वेव्स आती रहेंगी। जब 20 में ये कोविड आया था उस समय ये क्लियर कट किसी आर्टिकल में मैंने भी पढ़ा था कि 25-26 में फिर आएगा। तो ये 25-26 का ये 22 के बाद में फिर ओमिक्रॉन फर्स्ट आ गया, ओमिक्रॉन सेकंड आ गया। अब वो म्यूटेशन के साथ में माइल्ड स्ट्रेन आगे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अब इतना पैनिक होने की स्टेज नहीं है। तो फिर भी मेरे ख्याल से लोग अब हॉस्पिटल्स वगैरह सब अवेयर होंगे, आप लोग भी अवेयर होंगे, और अभी भी टीकाकरण चल रहा है उसका। वैक्सीनेशन अभी फ़िलहाल कोविड का क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी तरह से एक पोर्टल्स के ज़रिए वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि बंद है तो कोविड के वैक्सीन की वैसे हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर इन्फेक्शन ही इतना था कि वैक्सीन की अभी नीड भी नहीं है। और उस समय जो वैक्सीनेशन हुआ है उसको देखते हुए ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन काफ़ी इम्यूनिटी उनका स्ट्रॉन्ग हो गया। इम्यूनिटी टोटल अगर सब कुछ देखा जाए तो एज ए फिजिशियन एक संतुलित आहार पे भी बात करते हैं आप लोग कि एक संतुलित आहार होना चाहिए, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, बॉडी का सब कुछ बेस्ट करने के लिए। तो वो क्या फड्डा है? डाइट की जो एक बात आती है कि आपकी डाइट कैसे संतुलित हो जाए। डाइट के अंदर जो कंटेंट्स हम जनरली लेते हैं जिसके अंदर हमारा प्रोटीन पार्ट है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है, हमारा फैट है, हमारे मिनरल्स हैं, हमारी जो अमीनो एसिड्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ आती है। आज की लाइफ में जो हम एज ए फूड ले रहे हैं उसके अंदर डे बाय डे आप देखेंगे कि जिस ढंग का एक तरह से एग्रीकल्चर का पैटर्न है उसके अंदर न्यूट्रिशन पार्ट जो है वो डाइट का कम होता जा रहा है। तो हमें एडिशनल सप्लीमेंट कहीं ना कहीं लेने पड़ रहे हैं की आवश्यकता नज़र आ रही है। अब उसको चाहे हम मिलावट का रूप दे लें या एक तरह से जितने भी हमारे केमिकल्स एग्रीकल्चर में यूज हो रहे हैं उनको रेस्पॉन्सिबल मान लें। आज की तारीख में हमारी डाइट के अंदर मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स लेवल, प्रोटीन लेवल ये देखने को नहीं मिला। चाहे मिल्क का एक एग्जांपल ले लीजिए, जो प्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही हमारे जो ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, इनके अंदर भी ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। तो एक संतुलित आहार के लिए एक तो आपका फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, और एक आपको
ऑन एन एवरेज जो एक एडल्ट डाइट के रूप में हम मानते हैं कि करीब 2000 किलो कैलोरीज की डाइट हमें लेनी चाहिए। आइडियली जो हम प्रेफर करते हैं कि हमारे उसके अंदर मिक्स ग्रेन का, चाहे वो चपाती ले लीजिए, चाहे वो और तरह की कंटेंट्स के रूप में हम दाल ले लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ले लीजिए, कर्ड वाला पार्ट ले लीजिए, और साथ में जो अंकुरित चीज़ें हैं जिसके अंदर स्प्राउट्स हैं ये ले लीजिए। तो ये एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं। और नाइट के अंदर आपने देखा होगा कि एक बॉडी का साइकिल है जिसके अंदर हम जो हमारे जैन समाज से तो ज़्यादातर ये चीज़ें फॉलो की जाती है कि सूर्यास्त से पहले आप अपना खाना खा लीजिए। तो उसका रीज़न ही यही है कि जब आप बिस्तर में जाएं सोने के लिए, उससे पहले पहले आपका सारा पार्ट काफ़ी समय पहले पूरा हो जाना चाहिए। तो सूर्यास्त से पहले या शाम को 7 या 8 बजे तक आपका डिनर फिनिश हो जाए, तो आपकी जो 10-11 बजे की एक सोने की हैबिट है, उससे पहले पहले उसको पेट को 2 से 3 घंटे का एक पीरियड मिलना चाहिए जिससे वो डाइजेस्ट हो सके पूरा। अदरवाइज़ तो लोग जो एक हैबिट है कि 10 बजे खाना खाएंगे, 10:15 साढ़े 10 सो जाते हैं। तो जो आंतों के अंदर जो एक फूड पार्टिकल्स जो पड़े हुए हैं उनको डाइजेशन के लिए वो चीज़ सर्कुलेशन के रूप में नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो एक तो हमारी फूड हैबिट्स है, एक हमारी जो रूटीन लाइफ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम डाइट का इंटेक रखेंगे तो जो आप 2000 किलो कैलोरीज ले रहे हैं 24 घंटे में, वो आपको कहीं ना कहीं बॉडी में अफेक्ट नज़र आता दिखेगा। अभी एक चीज़ और भी है, जब आप मोबाइल लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी रील्स आती रहती हैं कि D3 बढ़ाइए, B12 बढ़ाइए, ये करें वो करें। और आज की डेट में D3, B12 और ये सारे जितने भी विटामिन्स हैं ये एक शगुफा हो गए हैं। बिल्कुल। और मतलब एक तरीके से मार्केट में उनके लिए भरमार आ गई है दवाइयों की या उनके सप्लीमेंट्स की। D3 के सप्लीमेंट या प्राइजर ये वो जो भी है, हाँ। मतलब ले लीजिए, B12 को लेके भी आ गई है। तो ये सब क्या है बेसिकली? ये क्या सब मार्केटिंग फड्डा है कि वाकई में ये कहीं आज की डेट में ये सब चीज़ें मौजूद हैं? साइंटिफिकली जो रिसर्च होती है सर, तो ये सारी चीज़ें आइडियली तो डेटा बेस्ड होती है जिसके अंदर ये चीज़ें होती है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना B12 का लेवल होना चाहिए, कितना विटामिन D का लेवल होना चाहिए, और B12 का लेवल उस नॉर्मल लिमिट से नीचे आता है तो आपकी क्या तकलीफ़ हो सकती है, वो चीज़ें आती है। विटामिन D आप देखेंगे कि 99% पॉपुलेशंस के अंदर डेफिशिएंसी आ रही है। रीज़न बिहाइंड इसके यही है कि एक तो लाइफस्टाइल आपकी होगी। आप अगर विटामिन D का सिंथेसिस देखेंगे कि बनता कैसे है, तो वो सन रेज में स्किन के ज़रिए बनता है। अगर बॉडी अगर बनाएगी तो वो आप जब तक धूप में नहीं बैठेंगे, धूप की या सन की किरणें जब स्किन पे गिरेगी, उसका भी एक टाइम है, सुबह मॉर्निंग वो भी एक टाइम है, तब बनती है ये चीज़ें। तो लाइफस्टाइल में जब देखेंगे कि हम सारे आजकल एक रूम के अंदर, एक एसी के अंदर वो लाइफस्टाइल है, तो हमारा सन का एक्सपोजर कम है, तो डेफिनेटली विटामिन D कम होना ही है। B12 ज़्यादातर नॉन वेज वेज के साथ में जुड़ी हुई चीज़ है, तो वो इनटेक कहीं ना कहीं आपका कम है, तो B12 भी कम मिल रहा है। अब इस चीज़ को कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल जो एक बहुत बड़ा मार्केट है वो इन चीज़ों को टेकअप करता है और वो एक इसको बिजनेस के रूप में देखता है। तो डेफिनेटली जो चीज़ एक डाइट से मिलनी चाहिए वो पब्लिक को सप्लीमेंट से मिल रही है। तो हम नेचुरल चीज़ों पर जाएंगे तो डेफिनेटली हमें नेचुरल चीज़ों के साथ साथ आपको एक अच्छी डाइट के लिए जाना पड़ेगा, एक अच्छे सन रेज के एक्सपोजर के लिए जाना पड़ेगा। वो अगर हम कर लेते हैं तो हमें न किसी फार्मा एजेंसी के किसी तरह के प्रोपोगेंडा में घुसने की आवश्यकता है। चीज़ बताता हूँ सर, कल परसों ऐसी बात कर रहा था, मैं बैठा था तो मोरिंगा की टैबलेट्स की बात चल रही थी। बोले ये आपके गट को ठीक करती है, ये करती है, वो करती है। जबकि मार्केट में जब मोरिंगा की जो वो लंबी वाली लीव्स मिलती हैं, वो जो फलियां मिलती हैं, नोबडी ईट, मतलब किसी को पसंद नहीं आती, परंतु वो टैबलेट फॉर्म में लेना जरूर पसंद करेंगे, परंतु वो उसको जो नेचुरल है उसको लेना पसंद नहीं करेंगे। ये फर्क आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आदमी को दवाइयों की तरफ धकेल रहा है? अब वो कहीं मतलब जामुन खाने में दिक्कत है, करेला खाने में दिक्कत है, पर उसकी टैबलेट खाने में उनको कोई गुरेज नहीं है। आइडियली ये एक तरह से एक हैबिट भी हो गई, प्लस एक कुछ यंग जनरेशन का मैंने ऑब्ज़र्व भी किया कि एक तरह से कि भाई
आप क्या क्या सप्लीमेंट्स ले रहे हो कि भाई मैं ये 5 तरह के विटामिन ले रहा हूँ, मैं ऐसे इम्यूनिटी मेंटेन करता हूँ, मैं ऐसे जिम जाता हूँ, वो एक तरह से एक तरह का ट्रेंड हो गया है। जबकि हमें अभी भी नेचुरल चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो एक जो प्योरिटी वाली चीज़ है वो उनके साथ नेचुरल चीज़ के साथ ज़्यादा मिलेगी। आज कंटेंट ऑफ विटामिन डी या जो है विटामिन B12 है या अपन मोरिंगा की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर जो नेचुरल चीज़ है उसमें कंटेंट ज़्यादा होंगे। अब वो टैबलेट है उसके अंदर कितना परसेंट आपका नेचुरल एलिमेंट है, कितना वो सिंथेटिक है, कितना उसके अंदर मिक्सचर है, वो अपन डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। तो आइडियली आपके कहना बिल्कुल ठीक है कि हमें जाना नेचुरली चाहिए इस चीज़ के। और मेरे ख्याल से प्रकृति ने हर सीजन के लिए कुछ ना कुछ दिया बनाया। है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया है, मतलब आम के सीजन में आम बनाया हाँ है। बिल्कुल। तो और बाकी अब जैनिज्म में आपको बता दूं, जैसे एक वर्ड है आद्रा, जैसे कल से लग जाएगी। हाँ। तो जैनी लोग अब वो आम खाना बंद कर बंद देंगे। कर कारण क्या है कि उसमें कीड़ा पड़ने की वो बोलते हैं कवायद। तो बिल्कुल। ये सब कुछ सिस्टम है जो प्रकृति ने हमको दिया है। शायद आपको, आप जिस तरीके से एज ए डॉक्टर में आपसे एक चीज़, क्या आपको लगता है कि प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ शुरू किया और उसके साथ हमने चीज़ों को, अब जैसे कोई भी सब्जी है वो 12 महीने मिल रही है और हम 12 महीने खा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को भी इफेक्ट कर रही है। जो भी फ्रूट है, चाहे सब्जी ये है, जितनी भी चीज़ें जिसको कि हम सीजनल अगर कोई आ रही है तो उसका डेफिनेटली ग्लाइसीमिक इंडेक्स अच्छा होता है, यूँ के लिए राइट। बहुत अच्छा है। अब उसी चीज़ को आप प्रोलॉन्ग करेंगे तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स डे बाय डे कम होता चला जाता है और उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है जो बॉडी को चाहिए होती है वो उसके सीजन में, अगर वो सीजनल जो चीज़ आ रही है वो अगर आप खाते हैं तो डेफिनेटली वो एज इट इज़ वो आपको बॉडी को सप्लीमेंट हो जाता है। और वही चीज़ जहाँ सीजन भी नहीं है और फिर भी हम भिंडी खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं, तो वो उसमें आप ये मान के चलिए कि न तो उसका कोई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, न कोई उसके अंदर वो कैलोरीज या यूँ कहिए कि न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो वो एक तरह से आप पेट भरने का ही काम कर रहे हो। तो वो चीज़ें थोड़ा सा हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है कि आपने देखा होगा कि आजकल फैमिलीज़ में बुज़ुर्ग थोड़े आइसोलेट होते चले गए, यंग जनरेशन अपने आप को अलग सेग्रीगेट कर रही है, बच्चों को टीवी मोबाइल से फुर्सत नहीं है। तो एक एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम इन फैमिली है वो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। और इस एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम को, जो पुराना सिस्टम है जिसमें हम देखते थे कि दादाजी भी बैठे हैं, दादी जी भी बैठी है, नानी जी भी बैठे हैं और वो किस्सा सुना रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं, और वो उनसे हमें एक, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे एक टक होकर दादाजी को तसल्ली से सुनते थे, वो टाइम आज देखने को नहीं मिल रहा। वो आजकल वो माहौल देखने को नहीं मिल रहा, जिससे हमारी इन फैमिली जो डिलीवरी सिस्टम है एजुकेशन का वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। आज मैं कहूँ कि भाई इस सीज़न के अंदर ये सब्ज़ी आती है या फ्रूट्स आता है, ये खाना चाहिए, तो पुराने समय में वो बच्चा उस चीज़ को ग्रिप कर लेता था। लेकिन आज मैं ये कहूँ तो उसका ध्यान किसी मोबाइल में है, उसका ध्यान कहीं ना कहीं। तो ये जो वेस्टर्न कल्चर हमने चीज़ और भी हो गई है डॉक्टर साहब। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको मतलब थोड़ा सा, अब उसको थोड़ा सा हम ऐसे भी ले सकते हैं कि आज की डेट में पेरेंट्स भी अपने बच्चे को कंफर्ट जोन में डाल देते हैं। भाई ये गाजर खाता ही नहीं है, ये करेला खाते ही नहीं है, इसको लौकी पसंद ही नहीं है, इसको ये पसंद ही नहीं है, या तो आलू बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा। उसके टिफ़िन में भी देखेंगे तो सर सैंडविच मिल जाएगा या आलू की पराठा मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक कोई न्यूट्रिशन की बात नहीं है आज की डेट में, क्यों पेरेंट्स भी अपने आप को ईजी बना दिया है अपने आप को बच्चों के लिए। उन्होंने वो कॉन्सेप्ट नहीं छोड़े। पहले जो आप बात कर रहे थे उसमें दादा दादी खुद उसमें कहते थे भाई इसको ये भी खिलाओ, ये भी खिलाओ, ये भी खाना, या साथ में बिठा के खिलाते थे। तो आज जो ये अपने आप को इजी करने की प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको कि हार्मफुल? ये बिल्कुल हार्मफुल है। और ये सारी की सारी जो हमारी एक तरह से इनडायरेक्टली इम्यूनिटी को ही अफेक्ट कर रही है। आज हम अगर मान लो ब्रेकफास्ट में बच्चों को न्यूट्रिटिव वैल्यू का फूड नहीं देंगे, लंच में या डिनर में नहीं देंगे, तो हम उसके साथ, उसकी हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और वही चीज़ जो है उसको अर्ली स्टेज में किसी न किसी इन्फेक्शन से एक्सपोज कर देती है। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं पारिवारिक बॉन्डिंग को थोड़ा सा कहीं जो हम आज के टाइम में मिस कर रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। और जो एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर पेरेंट्स अपने हिसाब से जी रहे हैं, बच्चे अपने हिसाब से जी रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं समझता हूँ कि
परिवार की प्रथा को ख़त्म करने के ऊपर, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई है कि बच्चा जन्म के जस्ट बाद ही जैसे ही वो अपने एक एजुकेशन गेन करने के बाद जब समझदारी, जिसे हम कहते हैं कि वो अब समझदार हो गया, उस दिन से आप यूँ मान के चलिए कि वो परिवार से अलग है। सिस्टम चेंज हो गया ना, सिस्टम सोचने का सिस्टम से। अच्छा, बस आखिरी सवाल कि ये जो सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, चाहे जो लोग जिम करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, बाकी चीज़ें लेते हैं, ये सब भी आपके पास आते होंगे, ऐसे लोग भी आते होंगे जो एक्सेस प्रोटीन ले लिया, एक्सेस कुछ ले लिया, स्टेरॉइड्स भी आजकल लोग काम में लेने लगे हैं, ये सब कितना का घातक है? वैसे देखा जाए तो बॉडी, अगर आप यंग हैं तो उसको किसी तरह की, अगर आप नेचुरल डाइट ले रहे हैं तो बाहर के सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। सप्लीमेंट अगर हम दे रहे हैं तो आप ये मानो कि बॉडी की जो एक खुद की जनरेशन की और जो कैपेबिलिटी है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की या किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, वो कहीं ना कहीं हम उसको अफेक्ट कर रहे हैं या एक नेचुरल प्रोसेस को हर्डल कर रहे हैं हम इसी तरह। तो प्रोटीन जो हमारे को नेचुरल डाइट से मिलना चाहिए वो हमें नेचुरल से ही लेना चाहिए। आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, डेफिनेटली कैलोरीज आपकी खर्च होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, फैट का ब्रेकडाउन होता है, आप अपने एक अच्छी बिल्ड बनाना चाहते हैं, तो ये काम करते ज़रूर हैं, लेकिन ये डेफिशिएंसी स्टेट में ही करेंगे। अगर आपको डेफिशिएंसी है ही नहीं, फिर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो वो फिर आपको एक अदर स्टेट में ले जाएंगे जो कि आपके साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना रहती है। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी में काम करेगा। इसी तरह से विटामिन्स की डेफिशिएंसी होगी तो ही बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, अदरवाइज एब्जॉर्ब नहीं करेगी। वो दूसरे इफेक्ट कर जाएगी। आज मुझे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी सप्लीमेंट जो ही मैं लूँगा वो एब्जॉर्ब कर जाएगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो वो फिर हमारे दोनों टर्म हैं, हाइपोविटामिनोसिस जहाँ विटामिन्स की कमी है वो, और हाइपर विटामिनोसिस जहाँ विटामिन एक्सेस है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स अलग हैं। दर्शकों को क्या खास राय देना चाहते हैं स्वस्थ रहने के लिए? दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। जिस ढंग से हेल्थ को लेकर कोविड के बाद में लाइफस्टाइल और आम जनता की सोच बदली है, हमें कॉन्शियस रहते हुए अपने स्वस्थ जीवन को यापन करने के लिए फिज़िकली एक्टिव रहते हुए एक अच्छे डाइट का सेवन करना चाहिए, पॉजिटिव माइंड से सोचना चाहिए, परिवार के साथ साथ सोसाइटी का कैसे विकास हो इसके बारे में हमें सोचते हुए देश की उन्नति में सहयोग करना चाहिए। जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बेहतर आहार लीजिए, अपने गट को सही रखिए, साथ ही साथ अब बी पॉजिटिव रहिए। सबसे बड़ी बात है कि अपने मन और दिल से और दिमाग से बी पॉजिटिव रहिए, और अगर आप बी पॉजिटिव रहेंगे, बी पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा आप वैसे बी पॉजिटिव रहिए दिमाग से और दिल से, क्योंकि बी पॉजिटिव कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को बहुत तरीके से रखता है, क्योंकि आपके अंदर वो सारी अवधारणाएं और वो जो धारणाएं हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से निकल कर आती है और आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। रही बात अपने स्वास्थ्य को रखने के लिए जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, उस मौसम के अनुरूप कहीं फ्रूट्स एंड फलों का और जैसे सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो आपको और बेहतर तरीके से आपके शरीर को ध्यान रख सकें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।